एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही उसने अपने माँ बाप को खो दिया। उसके पास ना कोई सहारा था, न ही उसके पिताजी की कोई जमीन था। वह एक छोटे से झोपड़ी में रहता था और वह झोपड़ी गांव में बाढ़ आने के कारण बह गया। गांव का जमींदार धनीराम बहुत दयालु था। उसने सुरेश पर तरस खाकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और रहने के लिए एक अलग से झोपड़ी दे दी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब सुरेश बड़ा हो चुका था और आज भी वह जमींदार के यहाँ काम करता था। जमींदार भी उस पर बहुत भरोसा करता था। एक दिन सुरेश से कहता है, सुरेश बेटे, तुम अब शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुम्हारा आधा काम वह संभाल लेगी, तुम्हारा घर संभाल लेगी, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। और मेरी भी अब उम्र हो चली है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, मेरे सामने तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं भी तुम्हारे लिए निश्चिंत हो जाऊंगा। अरे सेठ जी, ऐसा क्यों कहते हो? आपको मेरी उम्र भी लग जाए, आपके सिवा मेरा है ही कौन यहाँ? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बचपन से लेकर अब तक आपने ही मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया है। आपका उपकार तो मैं कभी नहीं चुका सकता। उपकार की बात छोड़ो सुरेश, बताओ शादी करोगे? लड़की मैं ही देखूं या तुमने कोई देख रखी है? नहीं सेठ जी, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप वही करिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। आप जो निर्णय लेंगे वही उचित होगा और मेरे भले के लिए ही होगा। अब आप ही मेरे पिता समान हो। अच्छा भाई, ठीक है। मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। और हाँ, तुम शादी के खर्चे की चिंता मत करना, वह जिम्मेदारी मेरी हुई। आखिर पिता का दर्जा दिया है तो मेरी बात भी माननी पड़ेगी। जी मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। धनीराम का एक बेटा भी था जो यह सारी बातें सुन लेता है और गुस्से से अपने पिताजी के पास जाकर कहता है, पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या जरूरत है सुरेश की शादी का खर्च उठाने की? ये मत भूलिए कि वह हमारा नौकर है और नौकर से इतना लगाव ठीक नहीं है। ऐसे तो वह सिर पर चढ़ जाएगा। आज आप उसकी शादी के लिए पैसा देंगे तो उसे आदत लग जाएगी। बचपन से आज तक वह हमारे ही पैसों पर पलता आया है और अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। आपने क्या उसका ठेका ले रखा है? जबान संभाल के बात करो राकेश। वो मेरा नौकर नहीं, मेरे बेटे की तरह है। ये मेरी संपत्ति है, मैं जो चाहे वह करूंगा। और तुम मुझे ये मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। पिताजी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपका बेटा हूँ, वो फटीचर सुरेश नहीं। आप मेरी तुलना उसके साथ कर रहे हैं। मेरे सामने उसकी क्या औकात है? आप उसकी भोली शक्ल पर मत जाएं। सारे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। एक दिन आपको पता चल जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। अपने और पराई की बात तो तुम करो ही मत। मुझे अच्छे से पता है कौन अपना है और कौन पराया। पहले जब मैं बहुत बीमार था तब कहाँ गया था तुम्हारा अपनापन? तब गोपाल ने मेरी कितनी सेवा की, दिन रात मेरी सेवा में लगा रहा। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उसकी वजह से। तुमने तो मेरी एक बार भी खबर नहीं ली। तुम अपने नशे में धुत पड़े रहते थे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बोलो। और यहां आकर अपने पराये का भाषण दे रहे हो। चले जाओ यहां से। लगता है उसने आप पर कोई जादू टोना कर दिया है, इसलिए आप अपने बेटे से ज्यादा उस दो कौड़ी नौकर की तरफदारी कर रहे हो। और आपकी उम्र भी तो हो चली है। आपकी उम्र में आदमी सठिया जाता है। अभी एक काम करो, सारा हिसाब किताब मुझे दे दो, नहीं तो आप इसी तरह से सब पैसे लुटा दोगे और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। राकेश वहां से गुस्से से चला जाता है। इस फटीचर सुरेश का कुछ करना पड़ेगा। ये 2 टके का नौकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। उसकी तो छोड़ो, जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो भला क्या करें। मेरा बाप होकर मेरी जगह उस मनहूस की तरफदारी कर रहा है। यह अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वक्त आने पर दोनों को सबक सिखाऊंगा। थोड़े समय बाद धनीराम सुरेश की शादी करवा देता है। सुरेश की जिंदगी और बेहतर हो जाती है।
सचमुच सीमा, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब तक मैं अपने सारे काम खुद ही किया करता था। खाना पकाना, कपड़े धोना, अब सब तुम संभाल लेती हो। और तुम्हारे आने की वजह से मेरा अकेलापन भी दूर हो गया है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए और फिर मालिक ने ही मुझे सहारा दिया। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उनका उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। आज तुम मुझे मिली हो तो सिर्फ उनकी वजह से। मालिक मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं, यह बात तुम भी हमेशा याद रखना। मालिक के मान सम्मान में कभी कोई कमी मत रखना। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। धनीराम चाचा दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राकेश धनीराम से कहता है, सुनिए पिताजी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। तुम्हें इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? वह मैं आपको नहीं बता सकता, बस मुझे पैसे दे दीजिए। समझ गया। अपने नशे की लत और जुआ खेलने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, क्योंकि अब तक तुम यही करते आए हो। राकेश, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये सब गंदी आदत छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा, सिर्फ बर्बाद ही होगा। मैंने आपसे रुपए मांगे हैं, ज्ञान नहीं। मेरी जो मर्जी मैं करूं। आखिर ये सब पैसे मेरे ही तो हैं। मैं ही आपकी संपत्ति का अकेला वारिस हूं। मेरा जहां मन करेगा मैं वहां खर्च करूंगा। आप अपनी सलाह अपने पास ही रखिए और मुझे बस पैसे दे दीजिए। बदतमीज अपने पिता से कैसे बात करते हैं? तुम्हें इसकी भी तमीज नहीं रही। तुम दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हो। अगर किसी अच्छे काम के लिए मांगते तो मैं तुम्हें पैसे दे भी देता, लेकिन अब मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये धन दौलत मैंने बहुत मेहनत से कमाई है, जुए और नशे में उड़ाने के लिए नहीं। निकल जा मेरे नजरों के सामने से। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अच्छा, मेरे लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है और उस फटीचर की शादी पर उड़ाने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। यह आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। एक बार और सोच लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बदतमीज अपने बाप को धमकी देता है। और कौन से पैसे? तुमने आज तक कभी फूटी कोड़ी नहीं कमाई। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी। बहुत लाड प्यार से तुम्हें पाला। शायद यही मेरी गलती है, जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है। निकल जा यहां से। राकेश गुस्से से चला जाता है। सुरेश धनीराम को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ मालिक? आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं बेटे, राकेश ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। दिन ब दिन वह बिगड़ता चला जा रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वह सही और गलत का फर्क भूल गया है। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। मालिक, आप ज्यादा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आप छोटे मालिक से प्यार से बात करके उन्हें समझा दीजिए, वह समझ जाएंगे। वह दिल के बुरे नहीं है। नहीं सुरेश बेटे, तुम नहीं जानते। अब बात हाथ से निकल चुकी है। वह बातों से मानने वाला नहीं है। उसके लिए मुझे कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इधर राकेश बहुत गुस्से में होता है और सोचता है, मैं भी देखता हूं मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जहां भी घी सीधी उंगली से नहीं निकलने, वहां मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। सीमा, जल्दी से मुझे खाना दे दो। मुझे देर हो रही है, खेत में जाना है, बहुत काम पड़ा है। सीमा सुरेश को खाना देती है। सुरेश खाना खाने के बाद खेत में काम करने के लिए चला जाता है। अगले दिन तिजोरी में से 20,000 रुपया चोरी हो जाते हैं। धनीराम अपने सारे आदमियों से पूछताछ करता है, लेकिन उन पैसे का कोई पता नहीं चलता। तभी राकेश वहां पर आकर बोलता है, क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या हुआ है? छोटे मालिक की तिजोरी से 20,000 चोरी हो गए हैं। चोर का कुछ पता नहीं चल रहा। आखिर कौन पैसे निकाल सकता है? अच्छा, तो यह बात है। चोर और कौन होगा? सुरेश ही होगा। जरूर सुरेश ने ही पैसे निकाले हैं। यह तुम क्या कह रहे हो राकेश? मुझे सुरेश पर पूरा भरोसा है। वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। उस पर भरोसा करके आपने गलती की है।
वह आपके भरोसे के लायक नहीं है। चोरी उसी ने की है। उसकी तो पहले से ही हमारे पैसे पर नजर है। आप उस पर बहुत भरोसा करते थे ना। उसको कभी कभी तिजोरी की चाबी भी देते थे। अब पता चला दिन रात आपके आगे पीछे इसी के लिए तो घूमता था। तभी सुरेश वहां पर आ जाता है। क्या बात हो गई है मालिक? कुछ हुआ है क्या? इतना सब करने के बाद पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? एक तो चोरी की है तुमने और ऊपर से हिम्मत तो देखो, इसकी मुंह उठाकर चला आया। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। मालिक, ये छोटे मालिक क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चोरी और मैं, राम राम राम। मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता मालिक। ज्यादा भोले मत बनो। चोरी तुम ही ने की है। सच सच बताओ वो पैसे कहाँ हैं, वरना लात मारकर तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। तुम जैसे मक्कार को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पहले बड़े लोगों को अपने चिकनी चिकनी बातों में फंसाते हो, उनका भरोसा जीत लेते हो, फिर जैसे ही मौका मिले हाथ साफ करके निकल जाते हो। एहसान फरामोश मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने उनके एहसान का यह सिला दिया। सुरेश को यह सुनकर बहुत दुख पहुंचता है। वह रोने लगता है। बस राकेश, बस अब बहुत हो गया तुम्हारा। कब से तुम सुरेश को भला बुरा बोलते जा रहे हो। अब और एक शब्द भी नहीं। मैं सुरेश के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। मुझे सुरेश पर तुमसे भी ज्यादा भरोसा है कि सुरेश ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। सुरेश भले ही गरीब है, लेकिन उसकी नीयत, उसकी ईमानदारी और उसकी अच्छाई में वह तुमसे कहीं गुना ज्यादा अमीर है। उसकी बराबरी तुम दूर दूर तक नहीं कर सकते। आप एक मामूली नौकर के लिए अपने बेटे का अपमान कर रहे हो। ये सुरेश एक नंबर का धोखेबाज है और चोर है। इसने चोरी की है। इसने आपके आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है, इसलिए आप सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं। मैं तो कहता हूं इसके घर की तलाशी लीजिए। जरूर इसने पैसे वहीं छुपाए होंगे। बस अब बहुत हो चुका राकेश। ज्यादा बोलोगे तो मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम सुरेश पर झूठा आरोप लगाकर उसे मुझसे दूर करना चाहते हो। मुझे तो लगता है चोरी उसने नहीं की है, बल्कि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिया तो तुमने ही की होगी। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो अपने बेटे पर। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आपको इस नौकर पर भरोसा है और अपने बेटे पर नहीं। मैं सबके सामने कहता हूं, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप बेशक मेरे कमरे की तलाशी लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे कमरे की तलाशी के बाद आपको सुरेश के घर की भी तलाशी लेनी होगी, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर क्या था, राकेश के कमरे की तलाशी ली जाती है, लेकिन उसके कमरे में वह पैसे नहीं मिलते। देखा, आप सबको नहीं मिले ना पैसे। मैं आपको कब से कह रहा हूं कि पैसे सुरेश ने ही चुराए हैं। एक बार उसके घर की भी तलाशी ली जानी चाहिए। छोटे मालिक बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुरेश के घर की तलाशी लेते। फिर सुरेश के घर की तलाशी ली जाती है और सुरेश के घर में पैसे मिल जाते हैं। यह लीजिए मालिक, सुरेश के पलंग के नीचे रखे थे। यह देखकर सुरेश को बहुत बड़ा धक्का लगता है कि आखिर उसके घर में पैसे आए कहां से। देखा पिताजी आपने, मैं आपको कब से कह रहा था कि पैसे सुरेश ने लिए हैं, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अब पता चला अपना कौन है और पराया कौन। धनीराम को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह कुछ भी नहीं बोलता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। धनीराम एक शब्द भी नहीं बोलता। बोलिए ना, अब आप चुप क्यों खड़े हो? नहीं मालिक, ये सच नहीं है। मैं नहीं जानता मेरे घर पर पैसे कैसे आए, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मैं चोरी कभी नहीं कर सकता। मालिक, मेरा भरोसा कीजिए। चुप कर धोखेबाज। आज तुम्हारी वजह से पिताजी को कितनी ठेस पहुंची है। वह तुम पर कितना भरोसा करते थे। मुझसे भी ज्यादा तुम पर भरोसा था। तुमने उनके साथ विश्वासघात किया है। तुमने आज पिताजी का दिल तोड़ दिया है। सबूत सबके सामने है।
कि चोरी तुमने ही की है। अब और कहने को बचा ही क्या है। पिताजी, मैं तो कहता हूँ इस धोखेबाज को पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की है। आप तो मेरे लिए भगवान समान है। मैं आपके घर में चोरी नहीं कर सकता। कुछ बोलिए मालिक, ऐसे चुप मत रहिए। पिताजी, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं, तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे, चलो यहाँ से। लेकिन पिताजी, आप इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? इसको सजा तो मिलनी चाहिए। मैंने कहा ना, तुम नहीं बुलाओगे पुलिस। मुझे कोई शिकायत दर्ज नहीं करवानी, चलो यहाँ से। ऐसे मत जाइए मालिक, कुछ तो बोलिए। आप मुझसे रूठ जाओगे तो भगवान मुझसे रूठ जाएगा मालिक। मुझसे बात कीजिए मालिक। खबरदार, अगर मेरे पिताजी के पास आने की भी कोशिश की, आज के बाद अगर हमारे घर के आसपास भी दिखे तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। शुक्र मनाओ मैंने पुलिस नहीं बुलाई। पिताजी ने तुम पर और एहसान कर दिया है, नहीं तो आज तुम जेल में होते। सुरेश धनीराम को मनाने की बहुत कोशिश करता है, रोने लगता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। धनीराम वहां से चला जाता है। सीमा, ये क्या हो गया? आज मैंने अपने भगवान समान मालिक का दिल दुखाया है। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। वह तो अंदर से पूरे टूट चुके होंगे। लेकिन आपकी तो कोई गलती नहीं है। और ये पैसे हमारे घर पर कब आए, किसने रखे? ये जरूर किसी का षड्यंत्र है आपको फंसाने के लिए। वो तो नहीं जानता शिमा। मुझे इस वक्त मेरे मालिक की चिंता हो रही है। ना जाने वो मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। मुझे कैसे भी उनसे बात करनी ही होगी। मेरी बात सुनिए, अभी आपका वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। आपने देखा नहीं, आपकी बात किसी ने नहीं सुनी। कोई भी आप पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि धनीराम चाचा ने भी आप पर भरोसा नहीं किया। वह बिना कुछ बोले ही चले गए। मालिक की इसमें कोई गलती नहीं है सीमा। उनका दिल टूट चुका है। भले ही मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन सबके सामने वह पैसे मिले हैं और यह साबित हुआ है कि मैं ही चोर हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं? मालिक को कैसे समझाऊं? अभी इस वक्त आप किसी से बात मत कीजिए। कुछ दिन बीत जाने दीजिए, फिर धनीराम चाचा से बात करना। सुरेश सीमा की बात मान लेता है और सारे गांव में यह बात फैल जाती है कि सुरेश ने धनीराम के घर से पैसे चुराया है। सारे गांव वाले सुरेश को देखकर बातें बनाने लगते हैं। सुरेश को लोगों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। सुरेश धनीराम की एक झलक देखने के लिए घंटों तक उसके घर के बाहर खड़ा रहता है, क्योंकि उस दिन से धनीराम ने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुनिए जी, घर का राशन खत्म होने को आया है। आटा बस 2 दिन का ही बचा है। आप अपने मालिक के भरोसे और कितने दिन बैठेंगे? मुझे नहीं लगता कि अब वह आपको काम पर बुलाएंगे। आप कुछ और काम देख लीजिए, नहीं तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? हमें तो भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि घर का राशन खत्म हो गया है? आप बता रही हो? कैसे बताती? आप दिन रात सोच में डूबे रहते हो, न ठीक से खाते हो न सोते हो। मेरी मानिए, आप उस बात को भूल जाइए और आगे बढ़िए। मैं अभी गांव में काम देखकर आता हूँ। शायद किसी के पास कोई काम मिल जाए। फिर सुरेश गांव में निकल पड़ता है और एक दुकानदार से पूछता है, राम राम भैया, मैं काम की तलाश में हूँ। मुझे काम की बहुत जरूरत है। घर की हालत बहुत खराब है। क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तू वही चोर सुरेश है ना, जिसने धनीराम के यहाँ चोरी की थी? मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं। क्या पता कल को तू मेरी दुकान चुरा ले। निकल यहाँ से। सुरेश को यह सुनकर बहुत दुख पहुंचता है। वह वहां से चला जाता है। फिर एक दिन प्रताप सिंह सेठ के पास जाकर काम के लिए पूछता है। सेठ मान जाता है। ठीक है भाई, तुम कल से काम पर आ जाना। वैसे भी बहुत काम पड़ा है,
मुझे 3-4 लोगों की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं कल से आ जाऊंगा। तभी वहाँ पर सेठ की पत्नी आ जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है इसको काम पर रखने की। आपको पता नहीं है इसने क्या किया है। भलाई का जमाना नहीं है। आप इसको काम देकर भलाई करने जाओगे और कल को यह आपका घर साफ कर देगा। आजकल के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। धनीराम भाई की यही गलती थी। उन्होंने इस पर भरोसा कर काम पर रखा था। यहाँ तक कि बचपन से इसे पाला, इसकी शादी भी करवाई, फिर भी इसने उनके साथ बेईमानी की। अगर अब भी आपने इसे काम पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है भाग्यवान, नहीं रखूंगा इसे। सुरेश, तुम जाओ भाई, तुम्हारी वजह से मेरे घर में झगड़ा नहीं चाहता। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। तुम कहीं और जाकर काम देख लो। सुरेश निराश होकर वहाँ से चला जाता है। तभी धनीराम उसे किसी से बात करते हुए दिखता है। सुरेश धनीराम को देख बहुत खुश हो जाता है और उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन धनीराम उसे अनदेखा कर वहाँ से चला जाता है। सुरेश को बहुत बुरा लगता है। वह निराश हो जा और घर चला जाता है। इधर सुरेश की पत्नी शिमा को भी गांव की औरतें ताना मारती हैं। अरे देखो देखो, ये उस सुरेश की पत्नी है ना? मैंने तो सुना है दोनों पति पत्नी की मिली भगत है। जो धनीराम जैसे अच्छे आदमी को अच्छा फंसा के रखा था इन दोनों ने, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन तक नहीं छुपती। इन दोनों को हाथ पकड़ा है। इनके घर पर नगद रुपए मिले हैं। सीमा को उनकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह घर चली जाती है। घर पर सुरेश को देख सीमा पूछती है, क्या हुआ जी? आप तो काम देखने गए थे ना, मिला क्या? नहीं सीमा, काम देखने गया था लेकिन वहां पर काम नहीं था। कल फिर जाकर देखता हूँ। और तुम तो सब्जी लेने गई थी, लेकिन सब्जी तो कहीं दिख नहीं रही है। क्या हुआ, सब्जी नहीं लाई? जी वो सब्जी के दाम कितने बढ़ गए हैं। दाम सुनकर ही मैं वापस आ गई। मैंने सोचा दाल चावल ही बना देती हूँ। वैसे भी हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। और फिर दोनों चुप बैठ जाते हैं। सीमा और सुरेश लोगों की ताने की बात एक दूसरे से छुपाते हैं। फिर एक दिन सुरेश के घर एक आदमी आता है और बोलता है, अरे सुरेश सेठ, प्रताप सिंह ने तुम्हें आज से ही काम पर बुलाया है, चलो जल्दी से। सुरेश और सीमा बहुत खुश हो जाते हैं। क्या सच में? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे काम तो मिल गया। सीमा में निकलता हूँ। लेकिन खाना तो खाकर जाइए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। उस सब बाद में सीमा, मैं दोपहर में जब भी वक्त मिलेगा खाना खाने आ जाऊंगा। अभी मुझे जाना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से काम मिला है। उन्होंने मुझे काम के लिए मना किया था, लेकिन अब बुला लिया है तो मुझे अभी जाना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। तुम अपना ख्याल रखना और खाना भी खा लेना। पता नहीं मुझे देर भी हो सकती है। ठीक है, आप जाइए, जैसे ही फुर्सत मिले खाने के लिए आ जाना। सुरेश सेठ प्रताप सिंह के पास काम करने निकल पड़ता है और दिन भर मजदूरी करने के बाद प्रताप सिंह उसी दिन उसे एक दिन की अच्छी मजदूरी के पैसे भी दे देता है। ये लो भाई सुरेश, तुम्हारी आज की मजदूरी, कल से वक्त पर आया करना। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपको नहीं पता मेरे घर की हालात बहुत खराब थी। अगर आज आप काम ना देते तो मुझे भूखे रहने की नौबत आ जाती। अभी मैं चलता हूँ सेठ जी, कल आ जाऊंगा। सुरेश खुशी से अपने घर की ओर चला जाता है। इधर सेठ प्रताप सिंह धनीराम से मिलने जाता है। धनीराम, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। जैसा तुमने बोला था उसे काम पर भी रख लिया है और पैसे भी दिए हैं। तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी बात मानी। तुमने कहा इसीलिए मेरी पत्नी मानी है, नहीं तो मेरी पत्नी को मनाना मुश्किल था।
शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा ये एहसान कभी भी भूलूंगा। एक दिन राकेश एक आदमी से बात करता है। अच्छा, तो ये बात है, उस सेठ के यहाँ सुरेश को काम मिल गया। तुम एक काम करो, जैसे हमने पिताजी के कमरे से पैसे चुराए थे, सुरेश के कमरे में रखे थे, वैसे ही उस सेठ के यहाँ सेठानी का हार चुरा लो और मौका मिलते ही सुरेश के घर पर जाकर रख दो। मैं भी देखता हूँ वह सेठ सुरेश को कैसे काम पर रखता है। उस सुरेश को मैं भूखे तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहता हूँ। उसे पाई पाई के लिए मोहताज ना बनाया तो मेरा भी नाम राकेश नहीं। यह सारी बातें धनीराम सुन लेता है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है और सुरेश के लिए उसका दिल और भी तड़प उठता है। गुस्से में वह राकेश के कमरे में जाकर बोलता है, अच्छा तो यह बात है, तुम इतना गिर जाओगे यह ने कभी नहीं सोचा था। उस बेचारे सुरेश ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, जो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। मुझे लगा तुम सुधर गए हो, लेकिन मैं गलत था। तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम ही इतना गिर गए कि खुद के घर में तुमने चोरी की और इल्जाम बेचारे उस सुरेश पर डाल दिया। तुम्हारी इस गंदी हरकत की वजह से उसे कितना कुछ झेलना पड़ रहा है, यहाँ तक कि उसके लिए तुम पुलिस भी बुला रहे थे। अब मैं पुलिस बुलाऊंगा और सारे गांव वालों को भी बताऊंगा कि तुमने किस तरह से उसे फंसाया है। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। तुम्हारा क्या भरोसा, कल को तुम उस बेचारे की जान ले लोगे। तुम्हारा फैसला कल होगा सबके सामने। राकेश कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहता है। धनीराम वहां से चला जाता है और अगले दिन धनीराम सारे गांव वालों को अपने बेटे की सच्चाई बताता है और उसके बेटे की वजह से सुरेश को जो झेलना पड़ा, उसके लिए धनीराम उसे अपनी 10 एकड़ की जमीन सुरेश के नाम करता है, ताकि उसे कभी किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। और उसका नौकर भी डर के मारे सच बता देता है। पुलिस भी बुलाई जाती है और राकेश और उसके नौकर को गिरफ्तार करके ले जाती।